हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र कुमार वर्मा। इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने 10th साइंस एनसीईआरटी पैटर्न में स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है अध्याय फर्स्ट का, जिसमें हमने 50% लगभग कवर कर लिया है और ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कहाँ तक हमने पढ़ लिया था और वहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे आपको पूरी कनेक्टिविटी बन पाए और आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसमें हम बहुत ही आपके कंप्लीट सिलेबस को स्टडी करने वाले हैं, साइंस का, मैथ्स का एंड आल्सो हिंदी, और जो भी आपकी सब्जेक्ट डिमांड रहेगी तो हम उसको कवर करेंगे। तो आप अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको बहुत ही मदद हो सके और अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकें। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलने का जो सरकार का आदेश है, तो आपको इसलिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, जिन तक ये कंटेंट पहुंच सके और बहुत ही हेल्पफुल हो उनके लिए। सो आइए समझते हैं थर्ड पार्ट में क्या पढ़ना हमें और इसको कैसे क्वेश्चंस हम लास्ट में जो हमारे अभ्यास क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट संयोजन की अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिए थे और सेकेंड इसको वियोजन की अभिक्रिया को भी कंप्लीट पढ़ लिए थे। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे इसमें जितना भी दिया हुआ है। ओके, सो इसको कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हम समझने वाले हैं इसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जो इसी इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो इनको सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। ओके, सो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम बताइए और सूत्र लिखिए। ऊपर फर्स्ट में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अपक्रिया लिखिए और सेकंड क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों, उस गैस का नाम बताइए। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं आता क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं और जो सीधे सीधे आपको कुछ इक्वेशंस लिखने रहेंगे, उसके कुछ रीजन से उसका जो आपको उसका सॉल्यूशन देना रहेगा। तो इन जैसे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व कर लें। तो आइए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ के X विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम बताइए और उसके अभिक्रिया लिखिए। ओके, तो इसमें रिएक्शंस हमें लिखना है। तो पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका ये इक्वेशन है आपका। पदार्थ X अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो बिना बुझा हुआ चूना है और इसकी इक्वेशन जल के साथ हम लिख देंगे। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होगा, प्लस इसके साथ H2O क्या है, लिक्विड है। और इसमें इक्वेशन जो इसका रिएक्शन होगी क्या बनता है, प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्वस होता है। एक्वस मीन्स ऐसे पदार्थ को हम स्टेट लिखते हैं, ऐसे पदार्थ की स्टेट को लिखते हैं जो जल में मिल जाती है, जो घुलनशील होती है। ओके, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो क्रियाकलाप आप इसको समझ सकते हैं, इसको पॉज करके, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। ओके, सो आप इसको पॉज करके इसकी स्टडी कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आता नहीं है, बस आपको इसको एक बार पढ़ लें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, अपन देखते हैं विस्थापन की अपक्रिया। तो आगे की अपक्रिया, दो अपक्रियाएं हैं, विस्थापन की अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही आपको एक्सप्लेनेशन इसका निकलता है। विस्थापन मीन्स क्या है कि किसी न किसी एक जो रिएक्टेंट होता है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, मतलब उसकी जगह पे खुद आके रिएक्शन कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन की अपक्रिया। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी यानी डेफिनेशन लिखना है और इसके साथ साथ आपको इक्वेशन लिखना है, ये रिएक्शन लिखना है। तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन आप जरूर लिखें।
उसके साथ साथ डेफिनेशन के साथ साथ। अगर आपको डेफिनेशन कभी पेपर में नहीं भी आ जाता तो आप इक्वेशन भी लिख देंगे तो आपकी इक्वेशन के लिए भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, लेकिन कोशिश करें कि डेफिनेशन भी आप उसी से डिफाइन करके लिखें। ओके, सो इसका इक्वेशन क्या देखते हैं। तो विस्थापन में हमने क्या देखा कि जब कोई रिएक्टेंट्स मतलब अभिक्रिया एक अभिकारक को डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करके खुद वहाँ पे रिएक्शन कर ले यानी अभिक्रिया कर ले, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया। तो इसका कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दें, जैसे ये आयरन क्या है, सॉलिड होता है, प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस होता है। तो इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया आयरन से, तो आयरन यहाँ पे क्या होता है, इससे मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मतलब क्या, ज़्यादा रिएक्शन करता है, मतलब उससे ज़्यादा जो रिएक्टिव है उससे ज़्यादा ये अभिक्रिया करने के लिए सक्षम होता है। तो उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, किसको, कॉपर को। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो अलग हो गया और उसकी जगह पे खुद रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना दिया, आयरन सल्फेट FeSO4 एक्वस होता है। ओके, प्लस ये क्या हो गया, कॉपर को अलग कर दिया। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो गई। तो आपको डेफिनेशन और एक इक्वेशन लिख देना है, इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे नेम से ही डिफाइन होता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि जब इक्वेशन दी हुई रहती है तो इनमें दोनों रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, मतलब एक दूसरे की जगह पे आके रिएक्शन कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन की अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप ऐसे ही आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं और इसकी इक्वेशन भी लिख दे। तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल, क्या करना है, दोनों रिएक्टेंट्स को एक दूसरे की जगह पे रिएक्शन करा देना है, तो बस आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, Na2SO4 एक्वस होता है, मतलब जल में घुलनशील होगा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस ये मतलब अब क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट कर देना। ओके, तो BaNa की जगह आ जाएगा सोडियम की तरह जगह, बेरियम क्या हो जाएगा, सोडियम की जगह पे आ जाएगा, और सोडियम किसकी जगह पे चला जाएगा, बेरियम की जगह। तो आइए देखते हैं कैसे इसको। तो बेरियम सल्फेट, ये बेरियम आ गया सोडियम की जगह, और यहाँ पे क्या बन गया, NaCl, तो ये क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक्वस होता है जो जल में घुलनशील होता है, और ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो ये आपका द्विविस्थापन की अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो इतना सा आपको लिखना, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखना होता, सिर्फ इतना लिखना। ओके, तो इक्वेशन आपको इस इक्वेशन आप जरूर लिखें आंसर कॉपी में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट समझते हैं। ये आपको क्रियाकलाप दिया हुआ, एक्टिविटी दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन में नहीं आता, तो इसमें आप परेशान ना हो। ओके, अपचयन, उपचयन एवं अपचयन। तो ये यहाँ पे जो उपचयन एवं अपचयन की जो इसको एक साथ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। एक में क्या होता है, ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी, और एक में ऑक्सीजन उसमें क्या बोलते हैं, निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। तो उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन मतलब उसमें ऐड हो जाती है। ओके, और अपचयन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन निकल जाती है। तो इसको समझते हैं इसकी इक्वेशन से। ओके, तो सिंपल आपको इसी लैंग्वेज में आपको लिखना भी है। ओके, सो क्या इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें क्या देखा हमने कि ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन की अधिकता होगी। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपन हीट करेंगे। ओके, हीट करने से क्या हो जाएगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ये आपकी ये किसका इक्वेशन हो गया, उपचयन का। ओके, ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, उपचयन। यानी क्या देखा हमने कि इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। फिर अपचयन में क्या हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की यानी क्या हो जाएगा, इसमें ह्रास होगा, ह्रास मतलब कमी होगी। ओके, तो कॉपर ऑक्साइड अगर हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो गया। क्या देखा आपने यहाँ पे, ऑक्सीजन किसी न किसी माध्यम से अलग हो गया, यानी H2O उसके साथ ये अलग हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ह्रास हो गया, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी ऑक्सीजन की, एक में क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन एंड अपचयन। तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया होगी उपचयन की, और नीचे वाली होगी अपचयन की। तो ये आप इसको सिंपली समझें। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेडॉक्स अभिक्रिया सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा।
क्या लिखना है इसमें, इसके डेफिनेशन के अंदर क्या लिखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसके अंदर उपचयन एवं अपचयन एक साथ होता है। बस इतना सा लिखना आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया वही है। क्या देखा हमने, उपचयन एंड अपचयन एक ही साथ, एक ही अभिक्रिया के अंदर एक ही साथ हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का ये इक्वेशन लिख दें तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। ओके, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लें। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या देंगे, हीट करेंगे। तो हीट में हमने क्या देखा, कॉपर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, ये CuO, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन। अपचयन में हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन अलग हो जाना, और H2 क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गई उसमें, तो क्या हो गया, उपचयन हो गया, जिसमें ऑक्सीजन अधिकता हो, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, और एक में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये रेडॉक्स क्रिया होगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। ओके, नेक्स्ट फिर आता है कुछ हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, संक्षारण। संक्षारण पूछा जाता है, इसको आप जरूर याद करें। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभावों को देखा है, तब ये देखते हैं कि इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इनको जरूर तैयार कर लें। तो आइए समझते हैं संक्षारण, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। ओके, तो हम क्या देखते हैं, संक्षारण। संक्षारण की डेफिनेशन लिखना आपको, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स क्या होती है, वेट मतलब नमी, एवं अम्ल के संपर्क में आती है, एसिड आती है, तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि संक्षारण होता क्या है, कि मतलब किसी भी एक मेटल या मटेरियल में किसी एक परत का चढ़ जाना, मतलब उसके अंदर एक कोई बाहरी आवरण आ जाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो अक्सर आपने बहुत ही फेमस एग्जाम्पल देखा होगा कि लोहा जब भी हम बाहर खुले में फेंक देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जंग लग जाती है, तो इसी को संक्षारण बोलते हैं। तो उदाहरण में आप उदाहरण लिख दें, सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना, तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त भूरे रंग की ये जंग का सूत्र है ये। ओके, तो ये आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं। तो ओके, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाना, तो ये क्या हो जाता है, संक्षारण को डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट और दिया था विकृत गंधिता। विकृत गंधिका को समझते हैं कि क्या होता है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचयित, उपचयित में क्या हमने क्या बोला था कि इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की अधिकता हो जाना, यानी वृद्धि हो जाना, तो क्या हो जाता है, उपचयित। ओके, ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, तो ये क्या होता है, अक्सर आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि उपाय बताइए और इसके कारण बताइए, इसके प्रभाव बताइए, तो इसको भी आप तैयार जरूर रखें। ओके, तो इसके डेफिनेशन हमने समझ लिया। फिर इसके एग्जाम्पल में क्या है, नाइट्रोजन, इसके रोकने के उपाय, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम जब भी हमें कोई किसी मेटल या मटेरियल को बचाना होता है तो उसमें हम कुछ न कुछ पेंट कर देते हैं, या उसके ऊपर कुछ एक बाहरी आवरण उसमें चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उससे हमें जो वायुमंडलीय जो परत चढ़ने से हमें उसको बचाता है, तो इस वजह से वो सेफ रहता है। ओके, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। तो आपने देखा होगा कि खाना जो भी होता है हम खुले में रख देते हैं, तो कुछ जब भी कुछ समय होता है तो इसके बाद वो कुछ अलग सी स्मेल आने लगती है, मतलब वो खाने के युक्त नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें रिएक्शन कर देता है। रिएक्शन करने के बाद वो कुछ डिफरेंट तरह की उसमें जो उसमें स्मेल आने लगती है। ओके, तो उदाहरण आपने देखा होगा, चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंध हो जाती है, और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स अक्सर आपने मार्केट में खरीद के खाया होगा चिप्स, तो चिप्स के अंदर आपने देखा होगा कि उसमें होता बहुत कम है, लेकिन उसमें
एक गैस भरी हुई होती है। वो गैस आपने कभी सोचा कि वो क्यों भरी हुई होती है? वो गैस इसलिए भरी हुई होती है ताकि वो उसको खराब ना हो, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो खराब ना हो। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो उसके चिप्स के पैकेट के अंदर जो होते उसमें फूली हुई होती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नाइट्रोजन क्या होता है? इसको फूड को सेफ रखता है। ओके, तो इसलिए भरी हुई होती है। तो आप ये ना सोचे कि उसमें इतना गैस भर के और बेचते हैं, ऐसा नहीं है। उसको सेफ रखने के लिए उसमें डाले जाते हैं नाइट्रोजन। ओके, तो दोस्तों हमने संक्षारण और विकृत गंधिता समझ लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ कभी कभी सीधे क्वेश्चन में उठा के पूछ लिया जाता है, तो इन क्वेश्चंस को भी हम इसके सॉल्यूशन समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, जब लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट CuSO के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, जो कॉपर का विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है उसका। तो यहाँ पे क्या देखते हैं अपन? आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट नीला होता है, एक्वस होता है। एक्वस मीन्स हम पहले भी समझ चुके हैं, ये जो जल में घुलनशील होता है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यह यहाँ पे विस्थापन की अवक्रिया देखा। विस्थापन यहाँ पे आयरन किसको विस्थापित कर रहा है? कॉपर को। तो कॉपर को विस्थापित करके क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर को बाहर निकाल दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये सॉलिड, ये कॉपर क्या होता है? सॉलिड हो जाता है, तो सॉलिड है। ओके, सो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की अवक्रिया। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। अगर आपको इसको फिर भी आपको पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो नेक्स्ट समझते हैं आगे। सो ये क्या दिया हुआ? आपने क्या सीखा? तो ये वन लाइनर फैक्ट हैं, जो पूरे एक लाइन में दिए हुए कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो आप इनको भी जरूर पढ़ें। ओके, तो ये आपके उसमें भी दिया रहेगा, आपके बुक में भी दिया रहेगा, तो आप इनको पढ़ लें। ओके, बस ये वन लाइनर फैक्ट है जो आपने पूरा स्टडी किया है, उसी में जो आपकी वन लाइनर है कि क्या कैसे होता है, क्या सही है, क्या किस में क्या ऑक्सीकरण, किस में रिडक्शन, तो ये सारी चीज़ें दिए हुआ है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लें। ओके, तो ये क्या है? फिर आता है अभ्यास के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अभ्यास के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें क्योंकि डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके अभ्यास के भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। ओके, सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सो इसमें इक्वेशन दी हुई है और इसमें पॉइंट आउट करना है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट दिए हैं ये फॉल्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें A एंड B इसमें फॉल्स हैं। शीशा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ओके, तो ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे ये भी गलत हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गया। तो कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट एंड A एंड B, तो फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट Fe2O3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो आयरन को विस्थापित डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ओके, फिर नेक्स्ट, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो इसके क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, तो ये A आंसर इसका सही हो गया। ओके, संतुलित समीकरण से क्या समझते हैं?
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यकता है। तो इसका जो सॉल्यूशन आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि समीकरण क्या होता है, संतुलित करना क्यों ज़रूरी है, रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कैसे लिखें। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट में इसको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लें। ओके, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन सिक्स्थ क्या है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें समीकरण हमें लिखना है और इसमें हमें संतुलित करना है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, संतुलित समीकरण, यहाँ पे क्या हुआ, इसके संतुलित समीकरण, इसका भी संतुलित समीकरण लिखना है। ओके, और इसमें क्या दिया हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हुए प्रत्येक का प्रकार बताइए। तो इसमें संतुलित समीकरण लिखना है और इसके प्रकार बताना है। तो इसका हम सॉल्यूशन समझते हैं। ओके, हाँ, सो यहाँ पे क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप इसको पॉज करके इसको पूरा आंसर आप इसके लिख लें। ओके, जो संतुलित समीकरण लिखना था तो आप इसका आंसर लिख लें। फिर नेक्स्ट क्या था, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये उसमें इक्वेशन दिया हुआ था, संतुलित करना हमें सीखना था, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे लिख लें। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को आप इसका आंसर लिख लें। ओके, फिर नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन में ये आपको इक्वेशंस जो लिखा हुआ था इसको हमें क्या करना था, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना था। तो इसका भी आंसर आप वीडियो पॉज करके लिख लें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो इसमें क्या करना था, हमें इक्वेशन को उसमें लिखना था फॉर्मूला के फॉर्म में और इसको प्रकार बताना था। ओके, तो ये यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। आप पूरा आंसर आप इसको वीडियो को रोक के आप इसका आंसर लिख लें और इसके प्रकार लिख लें। ओके, जैसे यह द्विविस्थापन अपक्रिया मतलब दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं, ये वियोजन अपक्रिया, ये अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको, और इसका आप आंसर लिख लें। ओके, फिर समझते हैं यहाँ पे उष्मा क्षेपी एंड उष्मा शोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसमें सिंपल से इसमें डिफरेंस होता है, इसमें आपको बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। उष्मा क्षेपी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिसमें उष्मा निकलती है, मतलब एक रिएक्शन हुई उसमें उसके साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होना, मतलब निकलना, बाहर निकलना। ओके, ये उष्मा का उत्सर्जन। तो यहाँ पे जब भी ये साइन आपको इक्वेशन के साथ लिखा रहे कहीं भी कहीं पर भी, तो ये समझ लेना ये क्या दर्शाता है, उष्मा दर्शाता है। ओके, तो ये यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के साथ लिखा रहा है तो उष्मा निकल रहा है, और अगर इसके रिएक्टेंट के साथ लिखा रहा है इसका मतलब उसमें उष्मा दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट के साथ लिखा है, तो ये क्या हो जाए, उष्मा क्षेपी, मतलब क्या हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें क्या हो रहा है, निकल रही है उष्मा। ओके, तो ये उष्मा क्षेपी हो गई। इसका इक्वेशन भी लिख देंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर उष्मा शोषी इसके वर्ड से ही समझ आता है कि इसमें क्या हो जा रहा है, और उष्मा क्या हो रहा है, इसमें मिलाई जा रही है, मतलब दी जा रही है। ओके, तो ये इक्वेशन आप लिख लें उष्मा यहाँ पे। ओके, तो ये इक्वेशन आप लिख लें, आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। ओके, श्वसन को उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका ये सिंपल सा सॉल्यूशन दिया हुआ है। श्वसन को उष्माक्षेपी अपक्रिया दो कारणों से कहा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाता है। तो क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनाता है ऑक्सीजन से संयोग कर। संयोग मतलब क्या हो जाता है, संयोजन, मतलब उसको उसके साथ रिएक्शन करके। ओके, इस अपक्रिया में उष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अपक्रिया इस प्रकार होती है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लें। ओके, C6H12O6 एक्वस, मतलब क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ओके, 6O2 एक्वस। तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ प्रोडक्ट बना, अलग अलग प्रोडक्ट बना, और इसमें क्या हो रहा है, उसमें ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट क्या था, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, निम्न अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। तो आपको पहले भी इसको ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, संयोजन अपक्रिया क्या होती है और वियोजन अपक्रिया होती है। संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और वियोजन में क्या हो जाता है, कोई एक प्रोडक्ट है वो ब्रेक होके डिफरेंट रिएक्टेंट्स में बदल जाना। ओके, तो ये आपको संयोजन और वियोजन में डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो इसका इक्वेशन उदाहरण भी दिया हुआ है, आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। ओके, वीडियो को रोक के, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था, उन वियोजन अपक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए, उष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका एक एक क्या लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी एग्जाम्पल से लिखना। ओके, तो फर्स्ट क्या है, ये लेड नाइट्रेट है,
इसमें हम क्या दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ब्रेक हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है। ओके, तो ये हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा हम इक्वेशन देख लिए। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रकाश के द्वारा। प्रकाश, अगर हम सूर्य का प्रकाश इसमें देंगे, मतलब लाइट, सनलाइट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो रहा है। तो ये कैसा हो गया, प्रकाश के द्वारा वियोजन। फिर विद्युत के द्वारा वियोजन, तो हम क्या दे सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक जब भी हम देखें तो ये आपकी इक्वेशन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स में आपकी इक्वेशन दी है। ओके, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन क्रियाओं में अंतर क्या है। तो ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। विस्थापन में क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंस किसी एक को डिस्प्लेस करता है, और द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। तो ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं, इसका इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, सिल्वर की शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अपक्रिया लिखिए। तो ये इक्वेशन आप लिख लें, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अपक्षेपण अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है, अपक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन भी लिख लें। ओके, तो क्या हो जाता है इसमें कि उदाहरण के लिए आपको अविलेय लवण, अविलेय लवण क्या हो जाता है, मतलब जो उसमें मिक्स नहीं होता। आपने देखा होगा कैसे कि जब भी हम पानी के अंदर जब हम तेल डालते हैं तो देखा होगा आपने कि तेल ऊपर जाके पूरा ऊपर ही आप यहाँ लेयर बना लेता है, मतलब उसमें घुलनशील नहीं होता। तो इसी तरह से अविलेय लवण मतलब उसमें विलय ना हो, उसमें मिक्स ना हो, वो अलग ही दिखे। तो ये इक्वेशन उसका दिया हुआ है, आप इसको लिख लें। ओके, फिर नेक्स्ट इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेडॉक्स अपक्रिया में जो अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो ये इसका यहाँ पे हमें आंसर पूछ रहा है कि वह एक्स जो है वो क्या है। ओके, यह चमकदार तत्व एक्स कॉपर धातु है। कॉपर धातु है, जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उपचयित होकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। अपक्रिया इस प्रकार होती है। तो ये अपक्रिया दी हुई है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ओके, फिर नेक्स्ट, लोहे की वस्तुओं में को हम पेंट क्यों करते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण मतलब क्या होता है, जो अपन देखते हैं जंग लग जाते हैं, तो जंग लग जाने से ही हम इसको बचाते हैं। ओके, तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने घर पे जो दरवाजा वगैरह होता है लोहे का, तो हम उसको पेंट कर देते हैं इसको बचाने के लिए। किससे, संक्षारण, दैट मीन्स क्या, उसमें जंग ना लगे, उसको बचाने के लिए। ओके, फिर ये इसको हम ऑलरेडी इसको भी समझ चुके हैं, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। संक्षारण विकृत गंधिता भी हम समझ चुके हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो दोस्तों, आई होप आपको सारा क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसके सॉल्यूशंस भी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें, हम उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स तक, अपने फ्रेंड सर्कल में उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ये वीडियो और कंटेंट्स जिनको प्रॉब्लम आ रही है अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। सो दोस्तों, जो गवर्नमेंट का अभी जो रूल्स है, गाइडलाइंस हैं, अभी सारी कक्षाएँ जो है आपकी ऑनलाइन ही चलेंगी, तो ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चलेंगी। तो ऐसे में क्या है, बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अपने सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे। तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम कंप्लीट इसमें आपको 9th 10th 11th और 12th का भी हम कंप्लीट सिलेबस स्टडी करने वाले हैं, साइंस के साथ साथ, और हिंदी भी, मतलब सभी आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों तक शेयर भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।